नमस्कार। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने वाले इस नए एक्सप्लेनर में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कॉस्मिक मिस्ट्री सुलझाने वाले हैं जो सदियों से खगोल विज्ञानियों के पसीने छुड़ा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। पूरे यूनिवर्स में इनसे ज्यादा एक्सट्रीम और पावरफुल और कुछ भी नहीं है। फिर भी ये पूरी तरह से इनविजिबल यानी अदृश्य हैं। तो सोचने वाली बात है कि जो चीज दिखती ही नहीं उसे खोजा कैसे जाए। चलिए आज इस ब्रह्मांडीय जासूसी कहानी को डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है? देखिए, एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लिटरली कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। तो जब कोई चीज लाइट ही एमिट नहीं कर रही तो उसे देखा कैसे जाए? एस्ट्रोफिजिक्स का ये सबसे बड़ा सिरदर्द रहा है। लेकिन इसका बहुत ही स्मार्ट सा जवाब यह है कि साइंटिस्ट्स ब्लैक होल का चेहरा नहीं ढूंढते, बल्कि उसके फिंगरप्रिंट्स तलाशते हैं, यानी उसके आसपास पड़ने वाले असर को देखते हैं। ये इनविजिबल जायंट्स अपने आसपास के तारों, गैस और स्पेस टाइम के फैब्रिक के साथ जो खिलवाड़ कर रहे होते हैं ना, बस उसी से ये पकड़े जाते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अदृश्य को देखना। सच कहें तो हम किसी सॉलिड जमीन या सतह की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक बाउंड्री ढूंढ रहे हैं, जिसे इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज कहा जाता है। सिंपल शब्दों में ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार इस लाइन को क्रॉस किया तो वापसी नामुमकिन है। हमारी नॉर्मल ऑप्टिकल दूरबीनों के लिए इस सीमा के पार झांकना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसीलिए एकदम किसी जासूस की तरह एस्ट्रोनॉमर्स को उन सुराखों पर फोकस करना पड़ता है जो ठीक इस बाउंड्री के बाहर हो रहे हैं। अब ये सारे ब्लैक होल्स एक जैसे नहीं होते। मेनली इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं छोटे स्टेलर मास ब्लैक होल्स, जो बहुत बड़े तारों के मरने और कोलैप्स होने से बनते हैं। फिर आते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, जो ज़्यादातर बड़ी गैलेक्सीज के बिल्कुल सेंटर में छुपे बैठे होते हैं और इनका वजन लाखों या अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। और इन दोनों के बीच आते हैं इंटरमीडिएट मास यानी मध्यवर्ती ब्लैक होल्स। ये वाली कैटेगरी आज भी साइंस के लिए एक बहुत ही एक्टिव और थ्रिलिंग पहेली बनी हुई है। तो सवाल उठता है कि इन अदृश्य शिकारों को ट्रैक कैसे किया जाए? इसके लिए साइंटिस्ट किसी एक तरीके पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि एक मल्टी मैसेंजर अप्रोच लगाते हैं। मतलब वो उन तारों की स्पीड और ऑर्बिट नापते हैं जो किसी अनदेखी चीज के चारों ओर पागलों की तरह चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा जब कोई सुपरहीटेड गैस ब्लैक होल में गिर रही होती है तो स्पेस टेलीस्कोप्स की मदद से उसके एक्सरे और गामा रे को पकड़ा जाता है। और हाँ, जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं ना, तो वो स्पेस टाइम में ग्रेविटेशनल वेव्स पैदा करते हैं, जिन्हें बड़ी ही सावधानी से सुना जाता है। इन सभी अलग अलग क्लूज को जोड़कर ही पूरी पिक्चर क्लियर होती है। अब जरा अपनी नजरें पास लाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की ओर, हमारी आकाशगंगा का केंद्र। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। और इसका वजूद साबित करने में कई दशक लग गए। इस टाइमलाइन को देखिए। 1933 में कार्ल जैन्स्की को मिले उस पहले मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल से लेकर 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से मिली उस पहली ऐतिहासिक तस्वीर तक, ये सफर बहुत लंबा रहा है। 2022 के उस डेटा ने आखिरकार उस सुपरहीटेड गैस को दिखाई दिया जो हमारे अपने सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ नाच रही है। ये एक बहुत लंबी इन्वेस्टिगेशन का एक शानदार क्लाइमैक्स था। और अगर इस ब्लैक होल के साइज की बात करें तो ये नंबर लिटरली दिमाग हिला देने वाला है। लगभग 43 लाख सूर्यों का मास। जरा सोचिए, 43 लाख सूर्यों का पूरा वजन एक ऐसी छोटी सी जगह में पैक है जो हमारे सोलर सिस्टम के बुध ग्रह यानी मरकरी की ऑर्बिट से भी छोटी है। ये डेंसिटी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि बिना किसी शक के साबित कर देती है कि वहां एक सुपर मैसिव ब्लैक होल ही बैठा है। लेकिन अब ये सवाल आता है कि ये 43 लाख वाला नंबर आया कहां से? ये पॉसिबल हुआ S2 जैसे तारों के उस हैरत अंगेज डांस की वजह से। ये तारा इस इनविजिबल मॉन्स्टर के इतने करीब से और इतनी तेज स्पीड से गुजरता है कि क्या कहने। स्पीड है प्रकाश की गति का 2.55%। इतनी भारी स्पीड के वजह से इसकी ऑर्बिट को देखकर सीधे सीधे उस ग्रेविटी के खिंचाव को नापा जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो ये तारे उस इनविजिबल मॉन्स्टर की पूरी आउटलाइन ही ड्रॉ कर देते हैं। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, चरम भौतिकी यानी द एक्सट्रीम फिजिक्स। ये पूरे यूनिवर्स की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। इमेजिन कीजिए, अगर कोई पैर के बल ब्लैक होल में गिर जाए तो उसके पैरों पर ग्रेविटी का खिंचाव उसके सिर के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। इसका नतीजा एक ऐसा भयानक वर्टिकल खिंचाव और हॉरिजॉन्टल सिकुड़न, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पगेटिफिकेशन कहा जाता है। मतलब शरीर खिंचकर बिल्कुल नूडल जैसा हो जाता है। इसे मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग में बड़े ही मजेदार तरीके से समझाया था।
सच मानिए, इस एक्सट्रीम टाइडल फोर्स के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। अब यहाँ एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि बड़ा ब्लैक होल ज़्यादा खतरनाक होगा, है ना? लेकिन अगर कभी ब्लैक होल में गिरने की नौबत आ ही जाए तो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल असल में टेम्पररी तौर पर ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। कैसे? देखिए, एक छोटे स्टेलर मास वाले ब्लैक होल के पास इवेंट होराइजन से बहुत पहले ही ग्रेविटी का खिंचाव इतना खतरनाक हो जाता है कि कोई भी चीज़ तुरंत खिंचकर टूट जाती है। लेकिन एक सुपर मैसिव ब्लैक होल इतना ज़्यादा विशाल होता है कि कोई भी बिना खिंचाव महसूस किए आराम से उसके इवेंट होराइजन को क्रॉस कर सकता है। हाँ, अंदर जाने के बाद एंड रिजल्ट तो वही विनाश है, लेकिन स्पेगेटिफिकेशन बहुत अंदर गहराई में जाकर होता है। और जब लाइट इस एक्सट्रीम ग्रेविटी के पास से गुजरती है तो क्या होता है? हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर का वो ब्लैक होल गार्गेंचुआ तो याद ही होगा। उसका वो अजीब सा शेप कोई साइंस फिक्शन नहीं था। फिजिसिस्ट किप थॉर्न की कैलकुलेशंस ने ये साफ कर दिया था कि ब्लैक होल की ग्रेविटी आसपास के स्पेस टाइम को इतनी बुरी तरह मोड़ देती है कि उसके पीछे की डिस्क की लाइट भी मुड़कर आगे आ जाती है। इस वजह से ब्लैक होल के ऊपर और नीचे लाइट का एक लूप सा बन जाता है। इस पूरे फिनोमेना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और ये लिटरली जादू जैसा लगता है। अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे बड़े सस्पेंस पर। सेक्शन 4, प्रारंभिक ब्रह्मांड के आश्चर्य। जरा बिग बैंग के सिर्फ 50 करोड़ साल बाद के टाइम को इमेजिन कीजिए। ये 50 करोड़ का नंबर बहुत बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्स अपनी आज की एज का सिर्फ 3% था। एकदम बेबी यूनिवर्स। और हमारे जितने भी मॉडल्स और थीरीज हैं, उनके हिसाब से उस वक्त तक इतने मैसिव ब्लैक होल्स का तो वजूद ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा देख लिया जिसने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। कैपर्स LRD Z9 नाम की एक गैलेक्सी में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मिला जिसका वजन 30 करोड़ सूर्यों के बराबर था। तस्वीरों में ये बस एक छोटे से लाल बिंदु यानी लिटिल रेड डॉट की तरह दिख रहा था। गैस के घने बादलों में लिपटा ये एंशिएंट मॉन्स्टर हमारे उन सभी मॉडल्स को सीधा चैलेंज करता है जो ये बताते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं और इतनी जल्दी इतने विशाल कैसे हो सकते हैं। और एक चीज जो इस डिस्कवरी को और भी ज्यादा शॉकिंग बनाती है वो है इसका मास रेशियो। आज के टाइम में ब्लैक होल अपनी होस्ट गैलेक्सी के टोटल मास का एक बहुत ही मामूली सा हिस्सा होते हैं, लेकिन इस अर्ली गैलेक्सी में ये ब्लैक होल पूरे के पूरे सिस्टम के मास का लगभग आधा यानी पूरे 50% हिस्से पर कब्जा जमाए बैठा है। ये प्रोपोर्शन पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड और क्रेजी है। इसी वजह से इस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी तरह से हैरान है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, ये इस बढ़ते सबूत को पुष्ट करता है कि प्रारंभिक ब्लैक होल हमारी सोच से कहीं अधिक तेजी से बढ़े या वे हमारे मॉडल के अनुमानों से कहीं अधिक विशाल पैदा हुए थे। मतलब साफ है, या तो ये ब्लैक होल्स किसी अनजानी प्रोसेस से बहुत तेजी से सब कुछ निगलकर बड़े हुए या फिर वो पैदा ही इतने जाइंट हुए थे। दोनों ही बातें हमारी आज की फिजिक्स की समझ के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो आखिर में ये डिस्कवरी हमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर यूनिवर्स की बिल्कुल शुरुआत में ही ऐसे इम्पॉसिबल पूरी की पूरी गैलेक्सीज को निगलने वाले मॉन्स्टर्स मौजूद थे, तो इस कॉस्मिक डार्कनेस में और क्या-क्या छिपा बैठा है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से फिर से लिखने का इंतजार कर रही हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो वाकई रातों की नींद उड़ा सकता है। इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। इस सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।